हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं ज्योत्सना शर्मा, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्यारकोटी, जिला शिमला से। बच्चों, आज हम सार्क के विषय में जानेंगे। सार्क से अभिप्राय दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन है। इस संस्था के प्रारंभ में 7 दक्षिणी एशियाई सदस्य थे: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान तथा मालदीव्स। लेकिन 14 नवंबर 2005 को अफगानिस्तान को सार्क समूह के 8वें सदस्य के रूप में शामिल करने की घोषणा कर दी गई। अब इसके सदस्यों की संख्या 8 है। इस संस्था की स्थापना 1985 में हुई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में एक दूसरे के साथ सहयोग विकसित करना है। क्षेत्रीय स्वरूप की अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं विश्व में कई भागों में पहले भी स्थापित की गई हैं। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी क्षेत्रीय सहयोग के लिए क्षेत्रीय प्रबंधों यानी रीजनल अरेंजमेंट्स की आज्ञा देता है। क्षेत्रीय सहयोग को विकसित करना विश्व शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक भी है। सार्क की स्थापना ने भी क्षेत्रीय सहयोग के लिए कई विधियों को प्रोत्साहित किया। विशाल स्तर पर स्थापित की गई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भिन्न भिन्न देशों के लोगों में परस्पर समझ को प्रोत्साहित करती हैं। ऐसी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक हो सकता है। आर्थिक उद्देश्य के लिए भी कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई हैं। लेकिन क्षेत्रीय सहयोग की अधिक आवश्यकता उन देशों को होती है जो आपस में पड़ोसी देश होते हैं। पड़ोसी देशों की अनेकों ऐसी समस्याएं होती हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अथवा कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच इतनी सरलता से हल नहीं कर पाता, जितनी सरलता से कोई क्षेत्रीय संगठन इस कार्य को पूरा कर सकता है। इसलिए क्षेत्रीय सहयोग की सार्क जैसी संस्थाएं अपने क्षेत्र में शांति को कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन मानी जाती हैं। बाह्य देशों के हस्तक्षेप से अपने क्षेत्र को स्वतंत्र रखने में भी क्षेत्रीय संगठन बहुत लाभदायक सिद्ध होते हैं। क्षेत्रीय सहयोग को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। शपथ समारोह से पहले श्री नरेंद्र मोदी ने सार्क देशों की सरकारों के प्रमुखों को समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था। श्री नरेंद्र मोदी की यह कार्यवाही सकारात्मक स्वरूप की थी। नरेंद्र मोदी की निमंत्रण पत्र के फलस्वरूप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शपथ समारोह में शामिल हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अलावा सार्क देशों की सरकारों के मुखियाओं और उनके प्रतिनिधियों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी। सार्क का महत्व 1980 में जब दक्षिणी एशिया के देश निर्धनता, बेरोजगारी जैसी घातक समस्याओं का सामना कर रहे थे, तब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान ने दक्षिणी एशिया में प्रादेशिक सहयोग का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने भारत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव्स और पाकिस्तान का भ्रमण करके संयुक्त समस्याओं पर विचार विनिमय करके प्रादेशिक सहयोग के लिए आधारशिला तैयार की थी। राष्ट्रपति रहमान ने बताया कि दक्षिण एशिया के उन देशों में सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक परंपराओं की समानता है। विश्व की कुछ राजनीतिक घटनाओं के विषय में विचारों में मतभेद तो हो सकते हैं, परंतु इनसे प्रादेशिक स्तर पर सहयोग की भावना में कोई अंतर नहीं पड़ता। इस प्रेरणा से ही यह संगठन अस्तित्व में आया। इस क्षेत्र में लगभग 175 करोड़ लोग रहते हैं। इस पक्ष से यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यद्यपि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों, जनशक्ति और क्षमताओं से भरपूर है,
लेकिन इन देशों की जनसंख्या, गरीबी और अशिक्षा, कुपोषण जैसी समस्याएं अत्यधिक हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इस क्षेत्र का भाग केवल 2% है और निर्यात में 0.6% है। भारत को छोड़कर शेष सभी राज्यों को अन्य देशों से खाद्यान्न खरीदना पड़ता है। मालदीव्स के अतिरिक्त यह सभी भारतीय उपमहाद्वीप के ही भाग हैं। यह सभी देश इतिहास, भूगोल, धर्म और संस्कृति के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और बच्चों, आप जानते हो कि विभाजन से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबद्ध थे, लेकिन परिस्थितिवश आज ये तीनों अलग अलग राष्ट्र हैं। इसलिए आपसी आवश्यकताओं, हितों और समस्याओं के कारण इस क्षेत्र के नेताओं ने एक ऐसे क्षेत्रीय संगठन की कल्पना की थी जिसमें इस क्षेत्र की समस्त समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। सार्क का इतिहास। दक्षिण एशिया की राजनीति मूलतः संघर्षों पर आधारित है। एक ओर जहां भारत के छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं जिनमें भारत के सभी कार्यों के प्रति अविश्वास रहता है, वहीं दूसरी ओर इन देशों द्वारा भारत विरोधी शक्तियों से संबंध स्थापित करने के कारण भारत भी इन देशों के प्रति आशंकित रहता है। भारत को लिलीपुटों के मध्य दानव की संज्ञा भी दी जाती है और ये कहा जाता है कि भारत इस क्षेत्र में बड़े भाई की भूमिका अदा करना चाहता है। इन परिस्थितियों में भारत और पाकिस्तान दोनों इस संगठन के प्रति इच्छुक नहीं थे, परंतु बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उर रहमान की ओर से दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक क्षेत्रीय संगठन के निर्माण के लिए आरंभ की गई इस पहल का पाकिस्तान को छोड़कर दक्षिण एशिया के सभी देशों ने स्वागत किया। दक्षिण एशिया के 7 देश इस दिशा में सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के उद्देश्य से अप्रैल 1981 को कोलंबो में मिले। विदेश स्तरीय इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन देशों को तकनीक का आदान प्रदान करने, परस्पर पूंजी लगाने, मानवीय संबंधों में सुधार करने की दिशा में संबंध स्थापित करने के प्रयास करने ही चाहिए। कोलंबो सम्मेलन में लिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप नवंबर 1981 में दक्षिण एशियाई देशों के विदेश सचिवों की दूसरी बैठक काठमांडू में हुई। इसके बाद अगस्त 1982 में इस्लामाबाद में और मार्च 1983 को ढाका में विदेश सचिवों की बैठक हुई। इस सम्मेलन में सदस्य देशों की एक स्थायी समिति बनाने पर सहमति हुई जो कि इस क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देगी। इन बैठकों के बाद 7 देशों भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ने एक घोषणा पत्र को स्वीकार किया। इस घोषणा पत्र को जारी करते समय सभी सदस्य राज्यों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक अगस्त 1983 को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की औपचारिक घोषणा हुई। विदेश मंत्रियों की दूसरी बैठक 1984 में मालदीव्स में और तीसरी 1985 में भूटान में हुई थी। उसके बाद ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना हुई और इसका संवैधानिक स्वरूप निश्चित किया गया। दिसंबर 1985 में सार्क का विधिवत उद्घाटन किया गया। ढाका में आयोजित इस सम्मेलन में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल इरशाद की अध्यक्षता में पहला अधिवेशन आरंभ हुआ, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिया उल हक, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने, मालदीव्स के राष्ट्रपति अब्दुल गयूम, नेपाल नरेश वीर वीरेंद्र, विक्रम शाह और भूटान नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक शामिल हुए थे। सार्क की स्थापना के अवसर पर दक्षिण एशिया के इन नेताओं ने जो भाषण दिए, उनमें आपसी सहयोग बढ़ाने और तनाव कम करने पर बल दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस नए संगठन के जन्म से इन 7 देशों के मध्य सद्भावना,
भाईचारा और सहयोग का नया दौर आरंभ होगा। उन्होंने क्षेत्रीय सहयोग संगठन के उदय को युगांतरकारी घटना यानी नए युग की शुरुआत और सामूहिक सूझबूझ और राजनीतिक इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति बताया था। इस सम्मेलन में ही सार्क का 10 सूत्रीय चार्टर स्वीकार किया गया और सार्क का विधिवत आरंभ हुआ था। चार्टर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ना तो द्विपक्षीय प्रश्न उठाए जाएंगे, ना ही किसी राजनीतिक विषय पर चर्चा होगी। सार्क के स्थायी सचिवालय के विषय में भी चार्टर में व्यवस्था की गई है। सार्क के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। आपसी सहयोग के विषय में सार्क यानी दक्षेश के सदस्य राष्ट्रों ने 8 उद्देश्यों पर अपनी सहमति प्रकट की, जैसे क्षेत्र की जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करना, जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उन्नति की प्राप्ति करना, दूसरे विकासशील देशों के साथ पारस्परिक सहयोग बढ़ाना, विश्व संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र आदि में दक्षेश राज्यों के सहयोग को मजबूत बनाना, क्षेत्र के देशों में सामूहिक आत्मविश्वास का समर्थन करना और उसे बढ़ाना, विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य राष्ट्रों के सहयोग के अन्य क्षेत्रों का पता लगाना, क्षेत्र के व्यक्तियों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। प्रिंसिपल्स ऑफ सार्क, सार्क के सिद्धांत। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 2 में मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं: संप्रभु समानता का आदर, भौगोलिक अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, परस्पर लाभ के आधार पर कार्य करना, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। इस तरह का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग का स्थान नहीं लेगा, बल्कि उनका पूरक होगा। इस तरह का सहयोग द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उत्तरदायित्वों का विरोधी नहीं होगा। सार्क के सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाएंगे और सार्क संयुक्त राष्ट्र संघ और गुट निरपेक्ष आंदोलन में आस्था भी जताता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सार्क। सार्क के चार्टर के विभिन्न अनुच्छेदों में सार्क के संगठन और संस्थाओं का वर्णन किया गया है। जैसे चार्टर के अनुच्छेद 3 में शिखर सम्मेलनों की बात की गई है। बताया गया है कि सार्क का प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होना अनिवार्य है और इस सम्मेलन में सार्क देशों के शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। अब तक सार्क देशों के 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 26 से 27 नवंबर 2014 को हुआ था। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चार्टर के अनुच्छेद 4 के अनुसार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की परिषद को मंत्री परिषद का नाम दिया गया है। विदेश मंत्रियों की एक बैठक 6 मास में होना अनिवार्य है और यह मंत्री परिषद संघ की नीति का निर्धारण करती है, सामान्य हित के विषयों के संबंध में निर्णय लेती है, सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करती है और वो सभी कार्य करती है जो समय समय पर इसे सौंपे जाते हैं। स्टैंडिंग कमेटी, स्थायी समिति, इसकी व्यवस्था चार्टर के अनुच्छेद 5 में की गई है। स्थायी समिति में सदस्य देशों के सचिव भाग लेते हैं। इनकी वर्ष में एक बैठक होना आवश्यक है। यह समिति सहयोग के कार्यक्रमों को मॉनिटर करती है, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकताएं निर्धारित करती है और अध्ययन के आधार पर सहयोग के लिए क्षेत्रों की पहचान करती है। टेक्निकल कमेटीज, तकनीकी समितियां चार्टर के अनुच्छेद 6 में इसकी व्यवस्था की गई है। इन तकनीकी समितियों में सभी देशों के प्रतिनिधि होते हैं और ये अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ये समितियां अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रमों को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने और उन्हें मॉनिटर करने
और स्वीकृत क्षेत्रों में सहयोग के क्षेत्र और संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्तरदायी होती हैं। एग्जीक्यूटिव कमिटीज, सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 7 में इसकी कार्यकारी समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। कार्यकारी समिति का गठन स्थायी समिति के द्वारा किया जाता है। सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 8 में इसके सचिवालय की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सार्क देशों के लिए सचिवालय की स्थापना की घोषणा इसके दूसरे अधिवेशन में बैंगलोर में 16 जनवरी 1987 को की गई थी। इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में बनाया गया है। इसका एक महासचिव होता है जो कि 2 वर्ष के लिए सदस्य राष्ट्रों में से ही चुना जाता है। महासचिव का पद सदस्यों में बारी बारी से घूमता रहता है। महासचिव मुख्यालय जो है वो सार्क के कार्यक्रमों में समन्वय पैदा करने का काम, सार्क के सभी अंगों की बैठकों का प्रबंध करने के लिए और सार्क की कार्यवाहियों का रिकॉर्ड रखने और आगामी सम्मेलन के विषय में सूची और स्थल का निर्धारण और वो सभी कार्य जो इसे सौंपे जाते हैं उसके लिए उत्तरदायी है। फाइनेंशियल प्रोविजंस, बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। सार्क के कार्यों के लिए प्रत्येक सदस्य के अंशदान को भी ऐच्छिक रखा गया है। इसके लिए तकनीकी समिति की सहायता ली जाती है। सार्क को जो अंशदान दिया जाता है उसमें भारत 32%, पाकिस्तान 25%, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका प्रत्येक 11% और भूटान और मालदीव्स 5% का सहयोग देते हैं। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में एक सांस्कृतिक केंद्र, मालदीव्स में तटीय प्रबंधन केंद्र और ढाका में कृषि व मौसम विज्ञान का शोध केंद्र और दिल्ली में भी एक शोध केंद्र स्थापित किया गया है। मेंबरशिप, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेश यानी सार्क के 2 तरह के सदस्य होते हैं, मूल सदस्य और दूसरे पर्यवेक्षक राष्ट्र। इसके प्रारंभ में 7 मूल सदस्य राष्ट्र थे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान, जो कि 3-4 अप्रैल 2007 को सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन में मूल सदस्य के रूप में भाग लेता रहा। सार्क के पर्यवेक्षक राष्ट्रों में नवंबर 2005 में चीन और जापान, अप्रैल 2007 में ईरान को शामिल किया गया है। किसी भी राष्ट्र को इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सार्क में शामिल होने के लिए सार्क के महासचिव की अनुमति लेनी पड़ती है। और चीन, जापान और ईरान के अतिरिक्त अमेरिका, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन संघ, जर्मनी, साइप्रस और रूस ने भी इसके पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल किए जाने की इच्छा प्रकट की है। आइए अब जानते हैं कि सार्क के सम्मेलन कब कब और कहां कहां हुए हैं। तो सार्क का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ वो 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। और इस सम्मेलन में सार्क के गठन की औपचारिक घोषणा की गई, 10 सूत्रीय चार्टर स्वीकार किया गया और यह तय किया गया कि द्विपक्षीय और राजनीतिक मामलों को सार्क में नहीं उठाया जाएगा और सार्क का एक स्थायी सचिवालय भी स्थापित किया जाएगा। द्वितीय सम्मेलन बेंगलोर में नवंबर 1986 में हुआ। तृतीय सम्मेलन नवंबर 1987 में काठमांडू में हुआ। चौथा सम्मेलन दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में हुआ। 5वां शिखर सम्मेलन मालदीव्स की राजधानी माले में हुआ। 6ठा शिखर सम्मेलन दिसंबर 1991 में कोलंबो में हुआ। 7वां शिखर सम्मेलन
बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 1993 में हुआ। 8वां शिखर सम्मेलन 3-4 मई 1995 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में हुआ। 9वां शिखर सम्मेलन मालदीव्स की राजधानी माले में 12 से 14 मई 1997 तक हुआ। 10वां शिखर सम्मेलन 29 जुलाई 1998 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हुआ। 11वां शिखर सम्मेलन 4 जनवरी 2002 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। 12वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में जनवरी 2004 से लेकर 6 जनवरी 2004 तक हुआ। 13वां शिखर सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 12-13 नवंबर 2005 को हुआ। 14वां शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में 3-4 अप्रैल 2007 को हुआ। 15वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 2-3 अगस्त 2008 को हुआ। 16वां शिखर सम्मेलन भूटान की राजधानी थिम्पू में 28-29 अप्रैल 2010 को हुआ। 17वां शिखर सम्मेलन मालदीव्स की राजधानी माले के नजदीक आडू नाम का एक शहर है, वहां 11-12 नवंबर 2011 को हुआ। 18वां शिखर सम्मेलन नेपाल की राजधानी काठमांडू में 26-27 नवंबर 2014 को हुआ। बच्चों, सार्क की फंडिंग के लिए दक्षिण एशियाई विकास कोष, इसकी भी स्थापना की गई है। 16 जून 1996 को साउथ एशियन डेवलपमेंट फंड की औपचारिक स्थापना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्क देशों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं में क्षेत्रीय विनियोग को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। और प्रारंभिक पूंजी के रूप में सदस्य देशों ने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष में योगदान दिया है। इस कोष द्वारा अभी तक 13 परियोजनाओं को प्रस्तावित किया जा चुका है। सार्क का भविष्य। सार्क की स्थापना को 28 वर्ष हो चुके हैं, परंतु विकास जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने का जो निश्चय इसके माध्यम से किया गया था वह पूर्ण नहीं हो सका है। यह ना तो यूरोपीय देशों के द्वारा स्थापित यूरोपियन संघ या आसियान की तरह आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सका है, ना ही यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोई पहचान बना सका है। यद्यपि इसके सदस्य राष्ट्रों के मध्य अनेकों तरह के मतभेद विद्यमान हैं, फिर भी आज इस क्षेत्र की उपयोगिता और आवश्यकता सभी महाशक्तियां महसूस करने लगी हैं। इसीलिए वह इस क्षेत्र में अपनी रुचि को भी बढ़ा रही हैं। चीन, जापान और ईरान ने जहां इसके पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में स्थान बनाया है, वहीं रूस, अमेरिका, यूरोपीय संघ, जर्मनी, दक्षिण कोरिया भी इसके पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं। इस क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय सहयोग काफी आवश्यक है, विशेषकर तब जबकि विश्व के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 50% विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से हो रहा है। किसी भी क्षेत्रीय संगठन की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकारी प्रयत्नों के साथ साथ उस क्षेत्र में गैर सरकारी प्रयत्नों को भी प्रोत्साहित किया जाए। जब तक इस क्षेत्र के लोगों में विश्वास बहाली को निश्चित नहीं किया जाता, तब तक यह संगठन अपने क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं कर पाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी शीत युद्ध को तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन इस क्षेत्रीय संगठन में ईरान, म्यांमार आदि राष्ट्रों को शामिल करके इसके प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाया गया है। आपसी सूझबूझ के विकसित होने के कारण इस क्षेत्र के देशों में उत्तर के विकसित देशों के साथ सौदेबाजी की शक्ति भी बढ़ सकती है और पश्चिम के विकसित देशों पर उनकी निर्भरता में कमी आ सकती है।
इस तरह के सहयोग के माध्यम से इस देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त गुट के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सार्क को सशक्त बनाने का एक परिणाम यह भी होगा कि इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी बल मिल पाएगा और दक्षिण एशिया के लिए भी एक नई राजनीति और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सार्क जहां क्षेत्रीय सहयोग को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रहा है, वहीं यह संगठन इस क्षेत्र के देशों के लोगों के बीच परस्पर सहयोग और समझ भी विकसित कर पा रहा है। थैंक यू।